नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी समन्वय का संदेश, क्या खत्म होगा कलेश। जी हाँ, पचमढ़ी में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को एक और सख्त साफ संदेश दिया है। राहुल ने कहा कि अब पार्टी के भीतर समन्वय और एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। इधर बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस में राहुल की कोई नहीं सुनता, इसलिए नसीहतों का कोई असर नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का संदेश वास्तव में कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को मिटा पाएगा या फिर एक बार ये सिर्फ नसीहत बनकर रह जाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी का साफ संदेश, पार्टी के भीतर से खत्म करो क्लेश। एक बार फिर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब पार्टी के भीतर से समन्वय बढ़ाने और क्लेश खत्म करने पर जोर दिया जाना चाहिए। राहुल के इस संदेश को कांग्रेस के भीतर गुटबाजी पर एक सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अब राहुल गांधी का ये संदेश ऐसे वक्त में आया है जब प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राहुल के सामने भी कई बार ये बात रखी गई है, कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी है और वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल की कमी है। नई टीम को काम करने में दिक्कत सामने आ रही है। हालांकि अब कांग्रेस नेता भी समन्वय बनाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। 71 जिला अध्यक्षों को एक साथ जमीन पर बैठा के उन्होंने संदेश दिया है और साथ ही वरिष्ठ नेताओं को भी संदेश दिया है कि सरकार बनाना है, उसके लिए जो भी समन्वय स्थापित हो सकता है वो समन्वय स्थापित करें। राजनीति में जो है समन्वय और वार्तालाप ये लगातार प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी में तो स्थितियां ये है ना कि वहाँ के मंत्री और जो महामंत्री बने उनमें ही समन्वय नहीं हो रहा। इंदौर के अंदर वो कह रहा है कि पहले मैं मिलाता था इनको, अब वो मुझे मिलाएंगे। ये तो स्थिति है उनकी, ये तो डायलॉग आ रहा है। तो समन्वय बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में पूरा समन्वय है। इधर राहुल के संदेश के बाद सियासत भी गर्मा गई है। समन्वय बनाकर रखने वाली बात पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी इतनी है कि इन नसीहतों का कोई फर्क उनके नेताओं पर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी ने तो कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए हैं। राहुल जी कहते रहे और राहुल जी की मध्य प्रदेश के नेता सुनते कहाँ हैं। अगर मध्य प्रदेश में राहुल जी की बात सुनी गई होती या राहुल जी की बात मानी गई होती या कांग्रेस के लोगों में आपस में एक दूसरे पे अविश्वास नहीं होता तो क्या वो शून्य पहुंचते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सांसद संख्या शून्य होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का हर कांग्रेस का नेता एक दूसरों को नीचे गिराने के चक्कर में कांग्रेस का बर्बाद किए हुए है। देखा जाए तो जब से जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली है, वो खुद कई बार मंच से गुटबाजी के कैंसर को खत्म करने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि राहुल गांधी की ये सख्त चेतावनी क्या सच में असर दिखा पाएगी। क्या कांग्रेस एकजुट होकर आने वाले चुनाव की तैयारी कर पाएगी? क्या ये नसीहत पार्टी को एक दिशा दे पाएगी या फिर ये भी महज एक और अपील बनकर रह जाएगी? खैर, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और ना ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस में किसी नेता ने समन्वय की नसीहत दी है और ना शायद ये आखिरी बार होगा, क्योंकि जिसके नेता गुटबाजी को लेकर बार बार कहते हैं कि हमारी ऐसा है, हमारा एक सिस्टम है ये, जिसको इनर डेमोक्रेसी का वो नाम देते हैं। तो जब ये सब कुछ है तो फिर नसीहत देने की जरूरत क्या पड़ रही? और केवल नसीहत से कांग्रेस में ये जो गुटबाजी का कलेश होता है, बार बार कलेह के बीच पड़ते हैं बार बार, वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, देखिए, ये जो गुटबाजी है कांग्रेस की, ये इसकी
एक पुरानी लाइलाज ऐसी बीमारी है जिसका आज तक जो है कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अगर आप इतिहास में जाएं तो इंडिकेट और सिंडिकेट इसी कांग्रेस के भीतर बना था जी। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो भी सीज हो गया था। ब्रह्मानंद रेड्डी, कामराज और इंदिरा जी के बीच में किस तरह के मतभेद थे और उसमें क्या हुआ था, ये किसी से छिपा नहीं है। और मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो पहली संघीय सरकार बनी थी वो मध्य प्रदेश में बनी थी। डीपी मिश्रा जी की सरकार को जो है गोविंद नारायण सिंह जी ने गिराया था, वो भी कांग्रेसी थे, तब भी गुट थे। कभी गुटबाजी जातियों की वजह से थी। 2020 में भी तो कांग्रेसियों ने गिराई है सरकार। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इनकी नाइलाज बीमारी है जिसके लिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। इनके पास में कुशल शल्य चिकित्सक नहीं है ऐसा कोई भी जो सर्जरी कर सके। दूसरी बात क्या है कि इन्हें निपटना किससे है? बीजेपी से। ये एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में केवल समन्वय की बात कहना, और अभी जो बीजेपी की कह रहे थे कोई लीडर कि कांग्रेस में कोई किसी की नहीं सुनता है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। अलबत्ता अगर मौका मिल जाता है तो तभी ऐसा सुनाता जरूर है। अरुण यादव अपनी व्यथा सुनाते हैं, अजय सिंह राहुल अपनी व्यथा सुनाते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ और कथा सुनाते हैं। तो कांग्रेस की बड़ी विचित्र स्थिति है। और तुलसीदास जी ने कहा भी है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति पीपत निदाना। तो ये कुछ अगर सबक सीख रहे हैं और सबक सीखने के बाद में अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी भी दो दलीय ही राजनीति है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जड़ें पुरानी है, यहाँ पर कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता भी है। और अगर सब एकजुट होकर थोड़ी बीजेपी से मुकाबला करेंगे तो हो सकता है कि वो सम्मानजनक स्थिति में आ जाए। फिलहाल तो किसी भी तरह से कांग्रेस जो है बीजेपी के लिए कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती नहीं है और न ही उसका संगठन अभी नहीं। लेकिन अगर वोट शेयर देखेंगे तो चुनौती तो है ना, 2 या 3% से अंतर ज्यादा कभी बढ़ा नहीं है। और कई बार तो हम देखते हैं कि आधा फीसदी या उससे भी कम रह गया 2018 में। वो ठीक है। और अगर ये जो समन्वय की बात हो रही है, अगर एकजुटता दिखा ले कांग्रेस, तो जो इतना लंबा सूखा चल रहा है वो तो खत्म किया जा सकता है। नहीं, ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि अगर ये सारे कांग्रेसी एक हो जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ गुटबाजी ज्यादा देखने को मिल रही जब से जीतू पटवारी बने हैं। 2018 में भी गुटबाजी थी, लेकिन उसके पहले अगर आप देखिए तो 2013 का इलेक्शन हुआ था तब तो इतनी गुटबाजी नहीं थी, लेकिन तब भी कांग्रेस कुछ नहीं हासिल कर पाई थी। मुद्दों का अभाव है, चमत्कारिक लीडरशिप आपके पास में नहीं है, जनता के मुद्दों को लेकर आप सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, आप केवल बयानबाजी कर रहे हैं या प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे जनता आपकी तरफ थोड़ी आकर्षित होती है। आप आपसी गुटबाजी छोड़कर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, ये 2-3% का जो अंतर है उसको शायद आप उस खाई को आप पार सकें और फिर आपको कोई एक राजनीतिक सफलता मध्य प्रदेश में मिल जाए। फिलहाल तो ये जो है ये केवल एक दिवा स्वप्न है कांग्रेस का कि इसमें कोई समन्वय बन पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये पुरानी लीडरशिप, खाटी नेता जब तक हैं, अरुण यादव है नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल है, या इस तरह की जितने भी पुरानी लीडरशिप है, जब तक ये रहेगी तब तक गुटबाजी भी रहेगी। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब जीतू पटवारी को कमान मिली थी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद और एलओपी बनाया गया था उमंग सिंगार को, तो ये माना जा रहा था कि अब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, ऐसे तमाम सारे नेताओं का ओरा खत्म हो गया है और अब ये 2 नेता हैं युवा जो कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, इसलिए गुटबाजी नहीं रहेगी। लेकिन ये 2 भी कभी कभी ऐसा लगता है आपस में एक दूसरे को काटने का प्रयास में लग जाते हैं और फिर बाकी नेताओं को मौका मिल गया तो जो पुराने नेता वो फिर से अपने अपने इलाकों में सक्रियता दिखाने लगते हैं। कोई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के बहाने दिखाने लगता है, कोई किसी और उससे। देखिए मनोज जी, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, समूह होता है व्यक्तियों का, तो वहाँ पे जो है मतभेद होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। फिर तो राजनीतिक दल है, यहाँ पे पढ़े लिखे दिमागदार लोग, राजनीतिक तौर पे चतुर सुजान लोगों के समूह हैं, उनकी अपनी फॉलोइंग है, उनके अपने कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ पे इस तरह की उनकी अपनी ख्वाहिश है जी, सबकी अपने महत्वाकांक्षा भी है, तो यहाँ इस तरह की क्लेश होना बिल्कुल स्वाभाविक है और उससे कोई भी राजनीतिक दल बच नहीं सकता है। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के लिए कभी जो है ये ताकत भी रही है, उसकी छत्रपवाद जिसको भी हम कहते थे, ये आपसी गुटबाजी, ये कभी उसकी ताकत भी रही कि अपने अपने गुट के नेता अपने अपने लोगों को जिता कर लाते थे। बिल्कुल। और जहाँ छत्रपवाद खत्म हुआ वो कांग्रेस खत्म, बिहार यूपी ऐसे कई सारे राज्य उदाहरण है जी। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, ग्वालियर चंबल अंचल से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में क्या गए, कांग्रेस का छत्रपवाद ढह गया बुरी तरह। 23 के रिजल्ट आने के बाद ये हुआ कि अब कमलनाथ भी अस्तित्व की संघर्ष कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की आपने जो कहा, तो दिग्विजय सिंह की ये हालत है कि इंदौर का एक नया जिला अध्यक्ष उनको चैलेंज कर देता है। बिल्कुल।
और कि कुछ एक्शन नहीं हो पाता। हाँ, कि मेरी मर्जी के बिना, मेरी अनुमति के बिना इंदौर ना आए कार्यक्रम करने के लिए। इतने बड़े नेता दिग्विजय सिंह को यदि एक मामूली जिलाध्यक्ष चैलेंज कर दे रहा है तो फिर ये उन नेताओं की हैसियत का आकलन लगा लीजिए आप। अरुण यादव, अजय सिंह, राहुल जैसे लोग केवल अपने मन की भड़ास निकालते हैं, उनके पीछे कोई फॉलोइंग नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल, अब उस तरीके का कोई वो है। तो अब जो नए छत्रपद आया है, स्वाभाविक तौर पर जिनके हाथ में सत्ता की ताकत है कांग्रेस की, वो दोनों गुट आपस में टकरा रहे हैं। तो ये टकराव स्वाभाविक, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये होता रहता है। कांग्रेस में जब दिग्विजय सिंह को लॉन्च किया गया था, जब 90 से 93 के बीच में, तो आप देख लीजिए पहला रिजिम जो दिग्विजय सिंह सरकार का था वो समन्वय में ही निकला उनका, बिल्कुल, इसको साधने उसको साधने में। कभी हुआ नाराज, कभी कोई नाराज। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जो है जब उमा भारती को लॉन्च किया गया, पटवा, कैलाश जोशी वगैरह, वो कैलाश सारंग, वो जो पूरा दौर था नारायण प्रसाद जी वाला, तो उसके बाद जयलाल खंडेलवाल, नाना जी, तो देखिए क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में भी उसी तरह की स्थिति थी। विक्रम वर्मा के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया गया था, या लड़ा था, जो भी था उनको लड़ना पड़ा था। बाद में शिवराज सिंह चौहान को जब लाया गया तब आप देख लीजिए, तब भी कांग्रेस बीजेपी में वही स्थिति थी, दो फाड़ हो गई थी पार्टी। एक उमा भारती के साथ कुछ लोग बाहर ही निकल गए थे पार्टी से, एक नई पार्टी का प्रादुर्भाव, चुनावी लड़ी वो पार्टी। जी, इस तरीके का जब भी बदलाव होता है राजनीतिक तौर पे, तो इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती। तमाम राजनीतिक दलों में, कम्युनिस्टों को यदि हम छोड़ दें तो उसके अलावा हर राजनीतिक दल में ये परिस्थितियां निर्मित होती है। तो वो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस में भी हो रही है। और अभी जहां तक मुद्दे का सवाल है कि जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पे लड़ना, बहुत उग्र आंदोलन करना, आक्रोशित करना, तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को पलटने के लिए बीजेपी ने आखिरी साल में ही मेहनत की थी, उसके पहले नहीं की थी। तो चुनावी मुद्दे को लेकर सड़क पर लड़ाई और संघर्ष जो कुछ भी होता है वो बाद में होता है, क्योंकि आप पहले से करेंगे तो सामने वाला तो वैसे ही सतर्क हो जाएगा। और जहाँ तक सरकार बचाने की बात है, अपना किला संभालने की बात है, तो वो चुनौती बीजेपी के पास है कि सरकार आपकी है, आपको आपका किला संभालना, इसलिए आपको पूरे 5 साल तक आपको मेहनत करनी है। लेकिन जिसको आक्रमण करना है, सेन लगाना है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसको तो 1 महीने की तैयारी पे भी वो आक्रमण कर देता है। बिल्कुल 1 साल की तैयारी उसके लिए बहुत ज्यादा होती है। तो ये 18 का चुनाव इसका परिणाम है कि बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान की इतनी लगधक सरकार चल रही थी, इतनी अच्छी अच्छी जनता से जुड़ी हुई योजनाएं चल रही थी, सब कुछ हुई, कांग्रेस ने एक नैरेटिव फेंका कर्ज माफी का, और देखिए सरकार बीजेपी हाथ से छिटक के चली गई थी। तो इस तरीके का चुनावी लड़ाई का समय अभी नहीं है, लेकिन ये जो कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर जो पुराने लोग हैं और नए लोग हैं, उनने किसी को ये नहीं कहा राहुल गांधी ने कि समन्वय आपको कमलनाथ दिग्विजय सिंह से रखना है, उसने कहा समन्वय के साथ चलना है। तो तमाम नेता है उनको आपस में समन्वय करके पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं। तो अभी आप उनके लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए आप देखिए कि वर्जिश वर्कआउट करा रहे हैं, सुबह उठने की आदत डाल रहे हैं, उनको सुबह की सैर की आदत डाली गई इस 10 दिनों में, उनको वर्कआउट कराया जा रहा है कि आप शारीरिक तौर पर फिट रहिए, मानसिक तौर पे फिट रहिए, जल्दी उठिए, उसके बाद नेता मानसिक तौर पे तो बिस्तर पे ही फिट रहता है, मान के चलते हैं। तो इस तरीके से तैयार उनको कराया जा रहा है, तो आगे दिखाई देगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले बार राहुल गांधी आए थे तो वो जो घोड़ों वाली एक थ्योरी देकर गए थे, तो इस बार हो सकता है इस बार पूछ ही लेते, वो हल्के फुल्के अंदाज थे कि 10-10 पुशअप लगाने के बाद भैया उन घोड़ों का क्या किया आपने। तो लेकिन अब वो नसीहत क्या, समन्वय की नसीहत दे गए, तो यानी अब वो ये क्लियर नहीं है ना कि उन्हीं घोड़ों को लेकर आपको साथ चलना है क्या, कि बारात वाले भी उसमें हैं, रेस वाले भी हैं, लंगड़े भी हैं, और जो दूसरों का चारा खा रहे हैं। तो कोई एक लाइन पकड़ लेते तो कम से कम एक संदेश जाता है कि गंभीर है राहुल गांधी, क्योंकि अब हो सकता है 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद जब वो तीसरी बार आए तो फिर कोई एक नई बात वो बोल जाए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम रहता है नेताओं का। यदि कहीं पे समन्वय नहीं है तो वो एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, समन्वय बनाइए। यदि वो पहले कह रहे थे कि बारात के घोड़े, यहाँ पे एक नई कैटेगरी दे गई थी लंगड़े घोड़े की, इससे पहले उन्होंने कहा बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, तो क्या उन्होंने गुजरात में कुछ किया था क्या, जहाँ पे उन्होंने 2 कैटेगरी बताई? तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हमारे यहाँ से अधिकांश लोग, 40% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो क्या वो 40% उन्होंने बाहर कर दिए थे? वो एक संदेश था। मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि वो ज़्यादा बदलाव कर नहीं सकते हैं पार्टी में, और पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता भी जानते हैं कि ऐसा कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो जाएगा। राहुल गांधी इतनी शक्ति बरतेंगे, यदि शक्ति बरतेंगे तो कांग्रेस का हश्र कैसा होगा, जो पहले बता चुके हैं। आप देखिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जब कांग्रेस थी ना, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, पंजाब का ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, वहाँ पे 2 गुट थे, एक गुट पे उन्होंने हाथ रखा तो कांग्रेस का ही हालत बेकार हो गई।
तो राहुल गांधी वैसा रिस्क अब लेंगे नहीं, किसी एक का समर्थन करेंगे। आप देखिए इसके बाद मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, तो राहुल गांधी ने क्या कहा था? छत्तीसगढ़ में कहा था 2.5 साल का फार्मूला, यहाँ कहा था एक तरफ जोश एक तरफ अनुभव, दोनों को लेकर उन्होंने तस्वीरें डाली थी। ऐसा ही उन्होंने राजस्थान में किया था। लेकिन क्या राजस्थान में कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस की ताकत क्या है। उनको पता है कि ये तमाम लोग 5 साल तक लड़ते रहेंगे, लेकिन आखिर में, इससे पहले क्या आप देखिए, चाहे अरुण यादव के पिताजी हों, चाहे सुरेश पचौरी हों, सुभाष यादव सुरेश पचौरी हों, चाहे हम देख रहे हैं जमुना देवी रही हों, दिग्विजय सिंह रहे हो, माधवराव सिंधिया रहे हों, ये तमाम लोगों में झगड़े होते थे। और जब चुनाव के पहले पार्टी आला कमान से एक संदेश आता था, तमाम लोग एक मंच पर आ जाते थे, अपने अपने यहाँ के लोगों को जिता कर लाते थे। अपना वैसा आला कमान है ना, वैसे छत्रप है, ये तो भी एक संकट है ना। हाँ, ये संकट है ना। अब आला कमान वैसा नहीं है, लेकिन छत्रप अभी भी कुछ ताकत रखते हैं। वो भले ही ना कर पाते हों, लेकिन आज आप उन पर कार्रवाई करोगे तो नुकसान जरूर हो जाएगा। जो हमने देखा है कि अमरिंदर सिंह के साथ कार्रवाई हुई, तो फिर क्या हुआ? पंजाब हाथ से निकल गए ना आपका, उस स्थिति पर आपको ला दिया। तो कांग्रेस जानती है कि ये ताकत भी है, उनकी कमजोरी भी है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सारे धर्मों को साथ कैसे लेकर चलना है। तो अभी समन्वय बनाने का सिर्फ संदेश ही दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो समन्वय नहीं बनाएगा तो हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। एक्शन नहीं दिखेगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे संदेश दिखेगा कि आप सब लोग एकजुट हो जाइए, हम सत्ता में आ जाएंगे। और नीचे से लेकर ऊपर तक वो उन लोगों के लिए भी संदेश है जो दिग्विजय सिंह के बारे में बोल रहे हैं, और दिग्विजय सिंह को भी संदेश है, बड़े नेताओं के लिए भी, नीचे के नेताओं के लिए कि समन्वय बनाए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी समन्वय बनाने का संदेश है। तो इसमें संदेश छिपा है। अब ये पार्टी के जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो कैसे लेते हैं, ये आगे पता चलेगा कि वो समन्वय बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस के खून में है। गुटबाजी तो जब आजादी के लिए जब कांग्रेस का गठन हुआ, तब से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में, उसके पहले भी हमने सुनते थे, पढ़ा हमने, नरम दल गरम दल। तो ये कांग्रेस की आदत में शुमार है। तो इसको बदलने की ना तो कोई गंभीरता से आला कमान ले रहा है, ना गंभीरता से यहाँ के नेता लेते हैं। तो आप देखिए कि गुटबाजी तमाम राजनीतिक दलों में होती है, कांग्रेस में खुलकर आ जाती है। जब कोई ज्यादा ही फड़फड़ाता है तो आप देखिए कार्रवाई हो जाती है। वहां पे सिर्फ एक लाइन जरूर है कि आप आला कमान जो है उनका, जो एक, उसके खिलाफ आप मत बोलिए। यदि बोलोगे तो आप पे कार्रवाई। बाकी के नेता कोई उनके बारे में आप कुछ बोल दो, दिग्विजय सिंह को जिलाध्यक्ष फटकार दे या ब्लॉक अध्यक्ष फटकार दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतू पटवारी को कोई फटकार दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के बारे में कुछ बोला, तो निश्चित तौर पे आप लक्ष्मण सिंह बना दिए जाओगे। आपकी लक्ष्मण रेखा भी एक तय है वहां पर, और उस लक्ष्मण रेखा के अंदर तमाम लोग एक दूसरे पर कपड़े फाड़ते रहते हैं। और वो कपड़े फाड़ते फाड़ते लेकिन इस स्थिति में तो हैं कि वो सरकार में आ जाते हैं। कपड़े फाड़ने के बावजूद ये यदि समन्वय बन जाए, और लास्ट टाइम पे जो बन जाता है उसी से तो वो हरा देते हैं। तो आप देखिए कांग्रेस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। वो जो गुटबाजी चल रही है उससे ऊपर वाला परेशान है, ना नीचे वाला परेशान। जिसका जब दाव लगता है वो अपना दाव चल देता है और बाजी मार ले जाता है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में वो अपना दाव नहीं चल पाए, इससे पहले माधवराव नहीं चल पाए, दिग्विजय सिंह ने चल दिया, कमलनाथ ने चल दिया, उनकी बन गए। अर्जुन सिंह भी कभी दाव नहीं चल पाए थे तो वो सब बाहर हो गए थे मुख्यमंत्री पद से, दूसरे बन गए थे। तो ये दाव रहता है, दाव जो चल जाए। चाहे शुक्लबंदियों की बात कर लें, वहां पे छत्तीसगढ़ में उनका दाव नहीं चला, तो आप देख लीजिए कि सीएम नहीं बन पाए। तो कांग्रेस में जिसका जब चल जाती है वो राजा बन जाता है, और ये गुटबाजी चलती रहेगी और आगे भी चलेगी। क्योंकि जब बारी आएगी, मान लीजिए खुदा ना खास्ता या जो संघर्ष करें, सब मिलजुल के लड़ लें चुनाव, सरकार बनेगी, तो क्या जीतू पटवारी पहले दावेदार होंगे कि एकदम आसानी से वो सीएम बन जाएंगे? नहीं, सवाल तो ये रहेगा ना कि 28 तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष भी है ना, वो भी एक दावेदार है। और फिर वहां चुनाव अभियान समिति का एक अध्यक्ष बनता है, वो भी दावेदार होता है। 3 दावेदार तो वो खुद ही खड़े कर देते हैं। फिर बाकी भाजपा जैसी परंपरा आ गई तो फिर पर्ची वाला कोई चौथा भी आ सकता है। हाँ। लेकिन शुक्ला जी, केवल संदेशों से और नसीहतों से काम चल सकता है क्या? देखिए, सत्ता का प्रलोभन देकर समन्वय बनाने की कोशिश है। मतलब लंबे समय से सत्ता से बाहर है, और कांग्रेसियों के बारे में आम धारणा ये है कि बिना सत्ता के ये रहते नहीं है। इनको ये अब तो बेचारे 20 साल हो रहे हैं, अगर 15 महीने छोड़ दो बीच के। समन्वय बना के आप चलेंगे तो सत्ता मिल जाएगी, आप जिसके आप भूखे हैं, जिसके आप तलबगार हैं। तो मुझे तो एक ही चीज लगती है कि सत्ता का प्रलोभन देके समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी कितनी कामयाब होती है ये तो भविष्य बताएगा। तो प्रभु जी, केवल सत्ता का लालच दे के काम हो जाएगा? क्योंकि पहले तो जब आप भैंस बांधेंगे तभी तो आप उसका दूध दुहेंगे ना। देखिए मनोज जी, तमाम राजनीतिक दल का अल्टीमेट गोल सत्ता हासिल करना ही होता है। सत्ता के जरिए ही वो समाज का परिवर्तन, उत्थान और तमाम सपने दिखाते हैं। वो उसका एक माध्यम उनका सत्ता है।
हालांकि बहुत सारे एनजीओ भी हैं जो बिना सत्ता के भी ये काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का जो है माध्यम सत्ता होता है, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए टूल का काम भी करते हैं ना। तो स्वाभाविक तौर पर जो है ये तो एक है ही स्थिति कि आप जब एकजुट होंगे, तो सारे कांग्रेस के नेता यदि आपस में एकजुट होकर एक राय से काम करेंगे तो हो सकता है कि वो जो है सत्ता का अल्टीमेट गोल जो भी है उसको हासिल करने की दिशा में बहुत मजबूती से कदम बढ़ा पाएंगे। ये उनको सिखाया गया होगा वहाँ पर, और वही कोशिश वो करते रहें तो सब हो सकता है करीब भी पहुँच जाए, और नहीं तो आपस में सिर्फ फुटअव्वल रही उनकी तो फिर हो सकता है कि वो जो है तो 23 जैसा परिणाम है उनका कि जो है अपने अपने टिकट बांट लो, लेकिन जो है हासिल आएगा कुछ नहीं वो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ है, जिसको दूर करने की चिंता राहुल गांधी करे। इसीलिए वो पिछली बार आए थे तो घोड़ों की कैटेगरी लेकर आए थे, इस बार आए तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा हो गया था इंजेक्शन का डोज, तो इस बार थोड़ी नरमाई से पेश आए। वो उनके परिवार को भी बुलाया, बच्चों से भी मिले, परिवारजनों से भी मिले, थोड़ा सा आत्मीयता बढ़ाकर वो लोगों को ये बता रहे हैं कि आप लोग मिलिए जुलिए, आत्मीयता बढ़ा के एक दूसरे से काम कीजिए। याद कीजिए मनोज जी, हेमंत खंडेलवाल जब अध्यक्ष बने थे बीजेपी के तो उनने भी यही कहा था कि महीने में एक दिन तमाम बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपने जिले के मंत्री नेता सांसदों को बुलाएं अपने घर पर भोज पे या उनके घर जाएं और मिलें। और ये नसीहत भी लेकिन एक ही बार दिखी, एक ही बार उसमें इतना ज्यादा मच गया कि वो फिर हुई नहीं उसके बाद। लेकिन जो आप कह रहे थे कि भैंस का दूध दुहाना है तो भैंस बांधना पड़ेगी, लेकिन कई बार क्या होता है चारे का लालच देके भी भैंस यदि बिचक रही हो तो उसको बुलाया जाता है कि भाई खूंटे पर आ जा, बांध दें तुझे। तो वहीं ये राहुल गांधी भी करते दिख रहे हैं कि भाई हाँ, चारा जो 70 रूपी चारा है, 70 रूपी जो दूध है उसको दुहाने के लिए वो चारा दिखा रहे हैं कि हाँ आप सत्ता में आ सकते हो, आ जाइए, खूंटे से बन जाइए। लेकिन कांग्रेस में दिक्कत है ना ब्रजेश जी, एक भैंस नहीं ना, जो आप जिस तरह का उदाहरण दे रहे हो फिर तो उनके पास एक कह सकते हैं कि बड़ी सारी गौशाला है। हाँ तो गौशाला तो रहती है ना, एक भैंस चारा बजाने से फायदा क्या है? ये भी एक तरीका है जी ब्रजेश जी। तो कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने कोशिश तो भाई राहुल गांधी वही कोशिश कर रहे हैं। जब 2 दलीय व्यवस्था है तो सबको पता है कि कोशिश आपको करना ही पड़ेगी। नहीं, लेकिन आप देखो कोशिश नहीं करोगे 2 दलीय से तीसरे दलीय व्यवस्था हो जाती है ना। जहां आपने कोशिशों में कमजोरी रखी तो आप देखिए उत्तर प्रदेश बन जाते हैं, आप महाराष्ट्र बन जाते हैं, पश्चिम बंगाल बन जाते हैं। आप देखिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का भी फैसला लिया था, लेकिन वो बरकरार नहीं रख पाई बाद में, और फिर जो क्षेत्रीय संगठनों के साथ उसने तालमेल किया। लेकिन वो लगातार ताकत तो तभी बढ़ाएगी ना कि आपको अपना मजबूत। लेकिन बिहार में जो प्रभारी है उसको चुनाव में आप बाहर कर देते हो, जो आपका चेहरा होता है उसको आप टिकट नहीं देते हो, तो फिर ये सब जब आप दोहराओगे तो उसका असर तो बाकी के राज्यों में तो दिखेगा ना उसका असर निश्चित तौर पर। लेकिन बिहार की परिस्थितियां अलग हैं, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। वहां आप गठबंधन के साथ हो, मध्य प्रदेश में आप वो सारे निर्णय ले सकते हो ना। जब आप मध्य प्रदेश में सारे प्रयोग कर सकते हो आप। जीतू पटवारी को लाए, नेता प्रतिपक्ष को लाए तो प्रयोग ही किया ना। जब पार्टी के अंदर से ये आवाज उठ रही थी कि आप जो बुजुर्ग हो चुके हैं, चूक चुके हैं, उन लोगों को घर पे बिठाइए, तो पार्टी ने निर्णय ले लिया ना। लेकिन ये निर्णय वहां नहीं ले सकते आप, वहां आपकी परिस्थितियां नहीं, वहां आप टिकट किसको दोगे, कौन सी सीट पे आप लड़ोगे, ये गठबंधन सहयोगियों से आपका किस तरह से समन्वय बनता है, किस तरह से समझौता होता है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में आप यदि समाजवादी पार्टी को एक सीट दे रहे हो, नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ आपकी वैसी परिस्थिति नहीं है कि आप किसको आगे बढ़ाना चाहते हो, किस पे हाथ में नेतृत्व क्षमता देना चाहते हो। यहाँ आप डिसीजन ले सकते हो। यहाँ आप 2 दलीय व्यवस्था है ना, पार्टी अकेली है, यहाँ तीसरे का कोई खतरा नहीं है। तो वो खतरा है नहीं कांग्रेस। तमाम तरह के प्रयोग हमने देखा है, बीजेपी मध्य प्रदेश में क्यों करती है। संगठन सबसे बड़ा सवाल यही ना कि क्या वो नेता उतने फ्री हैंड हैं कि वो इतने बड़े बड़े निर्णय ले पाए, और अगर वो निर्णय ले लेते तो दिल्ली उस पर मोहर लगा दे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो कांग्रेस में समन्वय की नसीहत समय समय पर मिलती रही कि जो सबसे बड़ा संकट है कि जो बुजुर्ग नेता वो घर बैठने को तैयार नहीं है और जो युवा नेता है वो मैदान में आने को तैयार नहीं है। तो जब तक ये स्थितियां बदलेगी नहीं कि युवा नेता सड़क पर दिखेंगे और बुजुर्गों को घर नहीं बिठाया जाएगा, तब तक शायद ये स्थिति से कांग्रेस उभरती नजर नहीं आएगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।